नमस्कार, मैं रविश कुमार। प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था, जिसका खाका आज निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने पेश किया। इस खबर पर आप लगातार एनडीटीवी इंडिया पर देख ही रहे हैं, लेकिन हम भी इस पर संक्षेप में चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट में। लेकिन इस सेगमेंट में हम देखना चाहते हैं कि कोविड-19 से होने वाली लड़ाई को लेकर क्या केरल ने कोई नया मॉडल पेश किया है भारत के भीतर या फिर दुनिया के सामने। जिस तरह से मार्च के महीने में तेलंगाना की टीम केरल जाकर देखती है कि केरल ने ऐसा क्या किया है, और इसी हफ्ते कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केरल की स्वास्थ्य मंत्री शैलजा टीचर से बात की, मशवरा लिया कि उनके राज्य ने क्या ऐसा नया किया है। ऐसा लग रहा है कि केरल को देर से ही सही कोविड-19 की लड़ाई में अब भारत के दूसरे राज्य गंभीरता से लेने लगे हैं। जिस तरह से भारत में हर 3 दिन या 2 दिन पर 10,000 मरीज जुड़ रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत ही कम समय में भारत में मरीजों की संख्या 74,000 से जो आगे निकल चुकी है, 1 लाख पार कर जाएगी और हम चीन को भी पीछे छोड़ देंगे। दुनिया के चोटी के 10 देशों में भारत कहीं ना आ जाए। सवाल उठता है कि 50 दिनों की तालाबंदी में भारत ने आखिर ऐसा 1 या 2 दिन भी हासिल क्यों नहीं किया कि जब एक भी केस राष्ट्रीय स्तर पर दर्ज ना हुआ हो। हम नहीं कर सके। क्या केरल ने ऐसा कोई मॉडल पेश किया है? क्या इस पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए? क्योंकि हमारी लड़ाई कोविड-19 से है और देखना चाहिए कि उस मोर्चे पर भारत का कौन सा राज्य अच्छा कर रहा है। तीस जनवरी को केरल में पहला केस आया था। चीन के वुहान से लौटी एक मेडिकल छात्रा संक्रमित पाई गई। तभी से केरल ने कमर कस लिया और आपदा घोषित करने से लेकर सीमाओं को सील करना शुरू कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि 30 जनवरी से 15 मार्च यानी 1.5 महीने में संक्रमित मरीजों की संख्या मात्र 24 तक ही पहुंची। बेशक उसके बाद तेजी से बढ़ी, लेकिन अगले 1.5 महीने में 524 तक ही संख्या पहुंच सकी। जबकि इसी दौरान महाराष्ट्र 24,400 के पार चला गया, दिल्ली की संख्या करीब 8,000 हो गई और गुजरात भी 9,000 तक पहुंचता नजर आ रहा है। इतने दिनों में केरल ने संक्रमण को थामे रखा। केरल में 3 लोगों की ही मौत हुई है। 25 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच एक भी मौत नहीं हुई है। अभी तक यही दिखाई दे रहा है कि केरल ने कोविड-19 के मरीजों की संख्या के बढ़ने की रफ्तार को थामा है। बेशक 7 मई के बाद जो बाहर से उड़ानें आई हैं, केरल में कुछ नए केस आ गए हैं, लेकिन 30 जनवरी से लेकर 12 मई तक केरल ने अच्छा प्रदर्शन किया है। कई लोग राजनीतिक चटखारे लेते हुए कहते हैं कि गुजरात मॉडल बनाम केरल मॉडल की चर्चा क्यों नहीं हो रही है। क्यों नहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को कोविड-19 से होने वाली लड़ाई का कप्तान बना दिया जाता है। ये सब बातें चल रही हैं। केरल सूचना के स्तर पर क्या कमाल कर रहा है। जिस तरह से दिल्ली में नियमित रूप से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, केरल में पिनाराई विजयन भी नियमित रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविड-19 को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत ही नहीं समझी। यही नहीं, केरल में हर शाम विस्तृत रिपोर्ट जारी की जाती है मलयालम और अंग्रेजी में। जैसे 12 मई की रिपोर्ट में संक्रमित मरीजों की संख्या, ठीक होने वालों की संख्या बताई गई है। इसके बाद यह भी बताया गया है कि 31,616 लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है, यानी ऐसे लोग जो किसी पॉजिटिव के संपर्क में आए हैं उन पर नजर रखी जा रही है। इस लड़ाई में लगे हेल्थ वर्कर की भी काउंसलिंग की गई है ताकि उनके तनाव दूर हो सकें। अभी तक इस मामले में 3 लाख से अधिक फोन कॉल किए गए हैं। यह भी बताया जाता है कि कितने टेस्ट किए गए हैं। 12 मई तक केरल ने 38,547 टेस्ट किए हैं।
12 मई तक 3,914 हेल्थ वर्करों के टेस्ट हुए हैं, जिनमें से 3,894 नेगेटिव हैं। हेल्थ वर्करों का कम पॉजिटिव होना यह कह रहा है कि वहां पर ठीक ठाक प्रोटोकॉल बना लिया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर आपको पता ही नहीं चलेगा कि देश में कितने डॉक्टर या नर्स या हेल्थ वर्कर संक्रमित हुए हैं। कम से कम रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी नहीं दी जाती है। केरल ने मेडिकल के मोर्चे पर न सिर्फ अपनी तैयारियों को बेहतर किया, बल्कि प्रवासी मजदूरों के ख्याल रखने में भी उसकी नीतियां दूसरे राज्यों से अलग जान पड़ती हैं। सबसे पहले फैसला किया गया कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनको माइग्रेंट लेबरर नहीं कहा जाएगा, उन्हें गेस्ट लेबरर कहा जाएगा, अतिथि मजदूर। सिर्फ कहने की बात नहीं थी, नीतियों में भी यह झलकना चाहिए। इसलिए मजदूरों और कामगारों के लिए कुटुंबश्री कम्युनिटी किचन शुरू किया गया। हर जिले में मुफ्त खाने की व्यवस्था की गई। 7 अप्रैल को गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि पूरे देश में जितनी भी राहत शिविरें चल रही हैं, उसका 68.8% केरल में है। यह डेटा भयानक है। इससे पता चलता है कि उस वक्त तक बाकी राज्य सरकारें या तो काम नहीं कर रही थीं या दिखावा कर रही थीं, जिसका नतीजा यह हुआ कि लाखों की संख्या में मजदूरों को सड़क पर आना पड़ा और कहना पड़ा कि उन्हें खाना नहीं मिल रहा है। लेकिन केरल के कुटुंबश्री किचन की भी असफलता दिखने लगी। अलग अलग राज्यों के मजदूर रोज रोज चावल खाते खाते थक गए। इसे केरल ने तुरंत समझा और तेजी से भोजन देने की नीति बदल दी। बंगाल के मजदूरों के लिए बंगाली किचन बनाया गया, झारखंड के मजदूरों के लिए सत्तू खिचड़ी की व्यवस्था की गई और उत्तर भारत के मजदूरों के लिए चावल अचार के साथ दाल और चपाती दी जाने लगी। यही नहीं, केरल ने समझा कि जो मजदूर यहां फंस गए हैं वो अपने परिवार वालों से बात करना चाहेंगे। उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए केरल ने तय किया कि वो अपने अतिथि मजदूरों को, जिसे हम प्रवासी मजदूर कहते हैं, उनके फोन को हर महीने 100 से 200 रुपए का रिचार्ज कराएगी और ये पैसा सीधे सर्विस प्रोवाइडर को दे दिया जाएगा। ये फैसला हुआ। इसके अलावा मजदूरों को मास्क दिया गया और सैनिटाइजर दिया गया। उनकी बातों को समझने के लिए जो कॉल सेंटर बनाया गया, उसमें 5 भाषाओं के जानकार रखे गए, जो गढ़वाली बोल सकते थे, अहोमिया बोल सकते थे, बांग्ला बोल सकते थे, हिंदी बोल सकते थे। हम चाहते हैं कि केरल मॉडल पर बात हो, लेकिन हमारे पास भाषा की सीमा है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से हम हिंदी में बात नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास हिंदी में सीमा है, और अफसोस हमें मलयालम हम नहीं बोल सकते मलयालम, और ना ही हम स्वास्थ्य मंत्री शैलजा टीचर से बात कर सकते हैं। तो हमने इसलिए रास्ता निकाला और गुजारिश की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी विश्वास मेहता साहब से कि आप आएं और हमारे दर्शकों को बताएं कि कम से कम पता चले कि केरल ने इन तमाम हफ्तों में कोविड-19 की लड़ाई को लेकर क्या किया है, जिससे उत्तर भारत के लोग या नीति निर्धारण करने वाले अफसर सीख सकते हैं। विश्वास मेहता जी, आप चूंकि कोविड मैनेजमेंट के केंद्र में हैं, जो सारी गतिविधियां चल रही हैं, तो हम समझते हैं कि केरल में मलयालम ना मुझे आती है, ना वहाँ बहुत कम लोग हिंदी समझ रहे हैं इस व्यवस्था से। संयोगवश आप हिंदी प्रदेश के हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ सबसे पहले कि आपके यहाँ का जो कमांड स्ट्रक्चर है, जिसमें राज्य के स्तर पर जो फैसला होता है, क्या वो पूरी तरह से राजनीतिक लोग फैसला लेते हैं या नौकरशाही के लोग होते हैं, या फिर उसमें एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं, महामारी के विशेषज्ञ होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, डॉक्टर होते हैं? किसका सुझाव उस फैसला लेने के ढांचे में ज्यादा चलता है? मेरे ख्याल सभी लोग इन्वॉल्व हैं। ये टीम एफर्ट है, ये युद्ध है। इस युद्ध में ऊपर से जनरल से लेके और जो फील्ड में सिपाही है, हर आदमी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा तो हम युद्ध जीत नहीं सकते। मेरे ख्याल से सबसे पहले तो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसके बाद हम लोग ऑफिसर्स आते हैं जो पॉलिसी लेवल डिसीजंस और कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, और फील्ड में लाखों लोग हैं जिनका जो फेसलेस हैं,
पंचायत पे लोग हैं, वॉलंटियर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, हमारे पुलिस वाले हैं, वो लोग भी सब इन्वॉल्व हैं। तो मेरे ख्याल से ये कहना बड़ा अनुचित होगा कि सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप का या एक पर्टिकुलर शंखा का इसमें योगदान है, ऐसा नहीं, सभी लोग इन्वॉल्व हैं। मैं एक प्रक्रिया के तहत जानना चाहता हूं, प्रक्रिया समझना चाहता हूं कि जो भी फैसला आपने लिया, आपने कहा फील्ड में लाखों लोग हैं, तो एक पुलिस का फैसला अलग हुआ, हेल्थ वर्कर का फैसला अलग हो सकता है, जो मजदूरों की राहत शिविर चला रहे हैं उनके बारे में फैसला अलग हो सकता है। तो इन लोगों को कम्युनिकेट आप कैसे करते हैं? कम्युनिकेट करने का सबसे पहला नजरिया तो ये है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो हर रोज एक मीटिंग बुलाते हैं। मेरे ख्याल से शायद ही किसी राज्य में ऐसा होगा जहां मुख्यमंत्री हर एक ऑफिसर्स को, सीनियर लेवल ऑफिसर्स मीटिंग रोज बुलाते हैं। हर रोज मीटिंग होती है। एक दूसरी मीटिंग जिसको क्राइसिस ग्रुप मैनेजमेंट होते हैं, उसकी मीटिंग चीफ सेक्रेटरी लेवल पे होती है, उसमें भी हम लोग इन्वॉल्व रहते हैं। तो उसमें क्राइसिस ग्रुप मैनेजमेंट के अंदर क्या है कि जो हम सबको इंडिविजुअली जो दायित्व दिए गए हैं, व्यक्तिगत रूप से दिए गए हैं, सरकारी रूप से दिए गए हैं, अभी स्टेट के अंदर 4 कंट्रोल रूम चल रहे हैं। सबसे पहला तो हेल्थ का कंट्रोल रूम है, जिसमें वो पेशेंट्स के बारे में, हेल्थ इक्विपमेंट्स को लेके, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को लेके और कहाँ किस हॉस्पिटल में क्या सिचुएशन है, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा वो कलेक्ट करते हैं, उनसे कोऑर्डिनेट करते हैं, वो हेल्थ डिपार्टमेंट करता है। दूसरा एक कंट्रोल रूम जो है वो है कोविड वॉर रूम, जो इंटरस्टेट इश्यूज को देखता है। वहाँ पे जितने भी लोगों के कॉल्स आते हैं, कोई बॉर्डर पे फंसा हुआ है, कोई किसी स्टेट में फंसा हुआ है, माइग्रेंट लेबर्स हैं, उनके इश्यूज हैं, फूड सप्लाईज के इश्यूज हैं, ट्रेन्स आ रही हैं उनके इशू है, ट्रेन्स जा रही हैं उनके इशू हैं। तो इनको एक कोविड वॉर रूम है जो मल्टी डिपार्टमेंट्स का एक रूम है, जो कंट्रोल रूम 24 घंटे चलता है। तीसरा है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो सभी डिपार्टमेंट से डाटा कलेक्ट करके उनको प्रोजेक्ट करके हमको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। और एक चौथा जो हमने बनाया है वो है जिनको हम बोलते हैं अतिथि लेबरर्स, अतिथि तोड़लालिकल है, मलयाली में तोड़लालिकल बोलते हैं इनको, मतलब अतिथि मेहमान है हमारे। और उनकी बहुत बड़ी संख्या है यहाँ, करीब 5 लाख है और 4 लाख लोगों को हम खाना खिला रहे हैं अभी, करीब 20,000 कैंप्स में। तो उनको उनकी भाषा समझने के लिए, उनसे कोऑर्डिनेट करने के लिए, उनके स्पेशल रिक्वायरमेंट्स, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स को देखने के लिए हमने अलग से एक चौथा, इन चारों को कोऑर्डिनेशन करने का काम और अलग अलग डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन करने का पूरा जिम्मेदारी मेरे को दी गई है। और ये सब चीज़ें हम लोग चीफ सेक्रेटरी लेवल पे क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में हर रोज चर्चा करते हैं और फिर हम चीफ मिनिस्टर को ब्रीफ करते हैं। चीफ मिनिस्टर, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट के जो मिनिस्टर हैं वो, हेल्थ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी, ये हम सब के साथ रोजाना मीटिंग करते हैं 3 बजे के आसपास। और उसके बाद जो है वो 5 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो डिसीजंस होते हैं और उसका तो वो कम्युनिकेट तुरंत हो जाता है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप डेटा दे रहे हैं कि 28,000 से कुछ अधिक लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है, तो इसमें टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल है? क्या केंद्र ने जो आरोग्य सेतु बनाया है इस तरह का कोई आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या आपके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में आरोग्य सेतु को आप कोई फायदे के रूप में देखते हैं, या अपना जो आपने टेक्नोलॉजिकल तरीका मॉडल बनाया है वो क्या है? हमारा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत पहले शुरू हो गया था। रवि जी, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में सबसे पहला केस 30 जनवरी को केरला में आया और वुहान से लौटी हुई एक स्टूडेंट है वो पॉजिटिव पाई गई। ये पहला केस था पूरे हिंदुस्तान में। और फॉर्चुनेटली केरल के इस राज्य में हमारे पास निपा का एक्सपीरियंस था। उस समय हम लोगों ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की एक प्रथा शुरू करी थी और उस समय पता था कि कैसे प्राइमरी या सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स, अगर ये डिसीज कोई भी स्प्रेड होती है तो उसमें कैसे इनको आइसोलेट किया जाए, कैसे उनको क्वारंटीन किया जाए, कैसे उनको मॉनिटर किया जाए और कैसे उनका उपचार किया जाए। ये निपा के टाइम पे हमने बड़ा सक्सेसफुली किया था। निपा की एक और खासियत थी कि उसके अंदर मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। अगर ये स्प्रेड होता तो पता नहीं क्या उसकी हालत होती। फॉर्चुनेटली हम लोग कंट्रोल कर पाए, वो एक्सपीरियंस हमारे पास था। दूसरी एक चीज़ और मैं रवि साहब से कहना चाहता हूँ वो ये कि मैं इस राज्य में स्वास्थ्य सचिव था 2005 से 2009, 4 साल।
केरला के अंदर जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मेरे ख्याल से शायद ही किसी राज्य में हो, और इसीलिए आज हमारे जो हेल्थ पैरामीटर्स हैं, आप किसी भी नजदीकी से देख लीजिए, गांव गांव तक हमारे जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचा हुआ है। तो वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक एसेट है, बहुत बड़ा हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सबसे बड़ा एसेट है। ग्राउंड लेवल पे हमारे जो लाखों लोग हैं, जिसमें पंचायत में वार्ड लेवल तक की जो कमिटीज हैं, उनको, हेल्थ वर्कर्स को और वॉलंटियर्स को हमने यूज करके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम किया। सबके मोबाइल फोन, सबके एड्रेसेस, और ये फील्ड में प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेके उनके घर घर तक हम लोग मॉनिटर करते हैं। और इसको कोई ऐप नहीं बनाया? नहीं, ऐप है, ऐप भी है। ऐप हमने एक कोविड ट्रेसर करके सबसे पहले बनाया। उसके बाद आजकल एक NIC के थ्रू हमने शुरू करी है ये कोविड ई जागरूकता करके, और इसमें सभी डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट किया है। और ये इस ऐप के थ्रू हम लोग जाते हैं। आरोग्य सेतु में भी डाटा लोड कर रहे हैं, मगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का क्योंकि पुराना सिस्टम है और हमारा काफी इफेक्टिव है, और ग्राउंड लेवल पे उसको हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, और वो बड़ा इफेक्टिव है। जी मिश्रा साहब, मेरा अगला सवाल ये है कि टेस्ट तो आप भी ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप अनुपात देखें तो फिर इतने दिनों के बाद जब आपकी संख्या 550 भी नहीं पहुंची है, एक्टिव मरीजों की संख्या 27-28 या वो लगातार कम ही होती जा रही है, मैं ये जानना चाहता हूं कि टेस्ट को लेकर अब आपकी क्या समझ बनी है? क्या आपको अभी भी लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करने की ज़रूरत है, या केरल ने यह बताने का प्रयास किया है कि बगैर ज्यादा टेस्ट किए हुए भी इसका प्रसार रोक सकते हैं? तो जवाब यह भी दीजिए कि जब आपने ज्यादा टेस्ट नहीं किया तो कैसे पता कि इतने ही मरीज हैं? नहीं, ये एक गलतफहमी है कि ज्यादा टेस्ट करेंगे तो ज्यादा मरीज निकलेंगे। ये बिल्कुल गलत है। हम लोगों ने बड़ा साइंटिफिक अप्रोच लिया है। हम लोगों ने शुरू से यही अप्रोच रखी है कि जो सिम्टोमेटिक केसेस हैं उनको सबसे पहले प्रायोरिटी रूप में उनका टेस्ट किया जाए। इस लॉकडाउन से हमको एक फायदा सबसे बड़ा ये हुआ है कि हम लोगों को कुछ वक्त मिल गया जहां हम ये इक्विपमेंट और किट्स और मेडिकल सप्लाईज जो हैं उनको रिप्लेनिश कर सकें। आज हमारे पास काफी स्टॉक है। आज हमारे पास जो एक्सट्रैक्शन किट्स वगैरह हैं उसका अगर मैं आपको स्टॉक बताऊं तो करीब करीब PCR किट्स ही 71 डेज का टेस्ट करने की कैपेसिटी हमारे पास है। अगर RNA एक्सट्रैक्शन किट्स देखें तो 69 डेज का है। जो डेक्रॉन स्वैब है वो 41 डेज का है। ये स्थिति हमारी शायद 1-1.5-2 महीने पहले नहीं थी, जब हमें ये लगता था कि हमारे किट्स कहीं एग्जॉस्ट नहीं हो जाए। और क्या ये आपने अलग से मंगाया, इंडिविजुअल लेवल पर आपने इंपोर्ट किया है, या केंद्र से मिला है? नहीं, केंद्र से मिला है, केंद्र से मिला है। उसके अलावा हमने हमारे सोर्सेज भी आइडेंटिफाई किए हैं। काफ़ी कुछ तो हमें दूसरे राज्यों से भी मिले हैं। शुरू में बहुत ज़्यादा सप्लाईज की प्रॉब्लम थी, मगर अब वो क्रिटिकल स्टेज अभी हमारी नहीं है। और अभी हम लोग इसी पे कोशिश कर रहे हैं। एसिम्प्टोमेटिक में रैंडम सैंपल्स भी हमने किए, जिसको हम सेंटिनल सर्वे बोलते हैं, तो ये पता करने के लिए कि कहीं कम्युनिटी स्प्रेड तो नहीं हुआ है। और जितने भी हमने स्प्रेड किए, और उसमें खास तौर से फील्ड लेवल पे जैसे पुलिस वाले हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, पंचायत की जो लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं, उन सब के भी सेंटिनल सर्वे हमने 14 डिस्ट्रिक्ट्स में किए, ये पता करने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है। हमने पाया कि उसमें बहुत कम 1 या 2 केसेस हमें मुश्किल से ऐसे सैंपल्स में मिले। इसलिए हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हम सिम्प्टोमेटिक पे ही फोकस करें। और क्योंकि हमारा सर्वेलेंस बहुत स्ट्रांग है, और यहाँ तक हम लोग देखते हैं कि एक घर में से अगर एक आदमी बाहर निकलता है तो उसके पड़ोस वाले हमें अलर्ट कर देते हैं। देन ही कैन फ्रॉम होम क्वारंटाइन उसको हम शिफ्ट करके इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में ले जाते हैं। तो कम्युनिटी का जो पीयर प्रेशर है यहाँ पे वो इतना ज्यादा है कि लोग, और हेल्थ अवेयरनेस है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो उसको फॉलो करते हैं। ये हमने देखा। आपने क्वारंटीन की बात की। आपने शुरू से 28 दिनों की क्वारंटीन की नीति अपनाई थी, क्वारंटीन की। क्या अब भी आप 28 दिनों की क्वारंटीन की नीति पर चल रहे हैं? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि कई राज्यों में क्वारंटीन के लिए अलग अलग दिन तय किए गए हैं। कहीं 7 दिन होता है, कभी बढ़ा के 10 दिन कर देते हैं, कभी 21 दिन कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। देखिए, ऐसा है, ये इस वायरस का जो नेचर है, ये आपको अच्छी तरह से पता है कि मैं भी कैरियर हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं। हमें शायद पता ही ना चले। हम लोग
इसको बिना जाने हम किसी और को पास ऑन भी कर सकते हैं, और वो उसके अंदर सिम्टम आए ना आए, अगर मेरी बॉडी के अंदर मेरे शरीर के अंदर अगर इम्यूनिटी ज्यादा है तो हो सकता है मेरी बॉडी सिम्टम दिखाए ना बिल्कुल, पर मैं इसको हो सकता है बहुत सारे लोगों को पास ऑन कर दूं। तो इसलिए बेसिकली हमारा ये मानना है कि 7 से 14 दिन के बीच में अगर मेरे अंदर वायरस आया है तो वो सिम्टम्स दिखाएगा। तो 14 डेज नॉर्मली आइडियल होना चाहिए, पर सेफ्टी के लिए हम लोग 28 दिन भी मानते हैं, पर 14 डेज के बाद अगर वो उसमें अगर सिम्टम नहीं आया तो हम ये मान के चलते हैं कि उसके अंदर वायरस क्या कोई ऐसा वो नहीं है और वो संक्रमण नहीं करा सकता है। और अभी तक हमारी होम क्वारंटाइन की स्ट्रेटेजी काफी सक्सेसफुल रही है। तो इसका मतलब लोगों ने भी पालन किया होगा। क्या आप भी स्टिग्मा को फेस कर रहे हैं? आपका स्टेट भी, अगर आप किसी कोविड-19 को कहते हैं कि घर पे ही क्वारंटीन करो तो उसकी सोसाइटी वाले विरोध करते होंगे या RWA वाले निकालने की बात करते होंगे, इस तरह की स्थितियां आपके राज्य में भी आई? देखिए, थोड़ा सा तो इसका स्टिग्मा है, वो सब जगह रहेगा, पर यहाँ लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, इतनी फास्ट कम्युनिकेशन है, इतना फास्ट है, टीवी पे देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, क्योंकि लिटरेसी लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए लोगों को ये भी पता है कि इसका उपचार क्या है। अब आप देखिए, आज तक इतने केसेस हुए हमारे यहाँ, उसमें से अगर मैं मतलब बड़ा गर्व से ये कह सकता हूँ कि शायद विश्व में ये रिकवरी रेट शायद कहीं नहीं होगा। 94% है हमारा रिकवरी रेट। आज की डेट में 519 केसेस में से सिर्फ 3 मौतें हुई हैं, एक माहे का था, उसको हम नहीं गिनते हैं। 490 लोग रिकवर हो चुके, 0.6% है। कल प्राइम मिनिस्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पे हर स्टेट ये कह रहा था, 3-4 स्टेट्स ने ये बात कही कि नहीं, हमारा डेथ परसेंटेज ऑल इंडिया रेट से अच्छा है। ऑल इंडिया रेट क्या है आपका? 35.5%। आपका 31% है, और वर्ल्ड का क्या है? 35% है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक अच्छी खबर ये रही कि जो कुछ भी हमने फील्ड में किया और जिसको हमने इम्प्लीमेंट किया या जिसको हमने मॉनिटर किया या सर्वेलेंस किया, उसके परिणाम हमें अच्छे मिले। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, 7 तारीख से पहले और 7 तारीख के बाद में बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। हमारे 95% जो केसेस हैं, 95% जो केसेस हैं, वो सब बाहर से आए हुए थे, और ये हमने बड़ा प्रॉपरली देखा, किस फ्लाइट में कितने लोग आए, उसके आसपास कितने लोग बैठे, वो किस किस घर में गए, उस घर तक को हमने मॉनिटर किया, फील्ड लेवल में मॉनिटर किया। इसकी वजह से हम कंट्रोल कर पाए, शायद ये किसी और राज्य में शायद संभव नहीं है। दूसरी चीज क्या है, अब देखिए 7 तारीख से पहले हमारे सिर्फ 10 केस थे, ये फ्लाइट शुरू होने से पहले। जैसे ही गल्फ राज्यों से आया, हमारे 17 केस बढ़ गए, 27 केस हैं आज के देश में। इसमें 17 में से भी 14 बाहर से हैं, जो गल्फ से आए। एक ही फ्लाइट में 4 लोग मिले हैं हमें, जबकि वो सब टेस्ट करके आए वहां से, और उन्होंने कितने लोगों ने संक्रमण किया होगा, कितने उसमें प्राइमरी या सेकेंडरी हैं, हम लोग उनको सर्वेलेंस में रखे हुए, उसका रिजल्ट हमें पता चल या 28 दिन कंप्लीट करेंगे। तो हमारे चैलेंजेस बढ़ रहे हैं जैसे जैसे हम इसको खोल रहे हैं, एंड वी आर एक्चुअली प्रिपेयर्ड फॉर इट। हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो कुछ हम... साहब जी मेरा एक सवाल और है कि आप बार बार या और सबको ही कह रहा है कि केरल का पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। अभी मेरे पास इसका डेटा नहीं है कि आपके यहाँ डॉक्टर कितने हैं, नर्स कितने हैं, पर आपके राज्य में भी हेल्थ को प्राइवेटाइज किया होगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जो डॉक्टर या हेल्थ वर्कर का आप टेस्ट कर रहे हैं उसमें भी वो नेगेटिव हैं, तो डॉक्टरों को सुरक्षित करने के लिए आपके प्रोटोकॉल क्या दूसरे राज्यों से अलग हैं? दूसरा, ये जो आप एडवांटेज बता रहे हैं, फायदा हेल्थ सिस्टम में दशकों तक निवेश करने का, थोड़ा आप बताएं ताकि उत्तर भारत के राज्यों के नेताओं और जनता को भी पता चले कि क्या आपने ऐसा हेल्थ सिस्टम में खड़ा कर दिया है जिसकी वजह से ये लड़ाई आप लड़ पा रहे हैं, और बगैर इसके केरल मॉडल की नकल या कोई उसे अपना भी नहीं सकता अगर उसके पास ये ढांचा ना हो। क्या ये सवाल सही है? तो 3 सवालों के जवाब देने आपको। देखिए, मैं क्योंकि स्वास्थ्य सचिव रहा हूं और भारत सरकार में भी संयुक्त सचिव रहा हूं, मंत्रालय में, स्वास्थ्य मंत्रालय में था, इसलिए करीब 7 या 8 साल का अनुभव मेरा हेल्थ डिपार्टमेंट में रहा है। एक चीज मैंने नोट की, मैं राजस्थान से हूं और केरला में पिछले 33 सालों से काम कर रहा हूं। एक चीज जो मैंने नोट करी कि शायद केरला बहुत साल पहले से ही इसमें निवेश कर चुका था। ये आजादी से पहले की कहानी है।
जब यहाँ के राजाओं ने कोई युद्ध नहीं लड़ा, मगर इस तरह की पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में इन्वेस्ट किया। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि आज से 100 साल पहले देश का सबसे पहला प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सबसे पहला वैक्सीनेशन केरल में हुआ, हिंदुस्तान में कहीं नहीं था। इसके मेरे पास आंकड़े हैं। आज के आपको ये भी जान के आश्चर्य होगा कि हमारे एलोपैथी के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, तालुक हॉस्पिटल हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, उससे भी ज्यादा आयुर्वेदा के सेंटर्स आज हैं, और पैरेलली उतने ही लोग आयुर्वेदा सेंटर्स को आज उसमें जाते हैं, उसको अल्टरनेटिव सिस्टम मेडिसिन को एक्सेप्ट करते हैं लोग। तो ये गांव गांव तक जो हमारा निवेश हुआ है, चाहे लोगों की डिमांड हो, चाहे सरकार की प्रायोरिटी रही हो, और हेल्थ वर्कर्स का योगदान रहा हो, सरकार का योगदान रहा हो, चाहे हमारे जैसे लोगों का छोटा मोटा कोई इसमें पॉलिसी इनपुट रहा हो, मगर ये फैक्ट है कि हम लोगों ने शायद 100 साल पहले, 50 साल पहले इसकी शुरुआत की थी, जिसके रिजल्ट हमको आज मिल रहे हैं। जब करीब 10 साल पहले जब मैं आरोग्य हेल्थ का सेक्रेटरी था, स्वास्थ्य सचिव था, उस समय NRHM आया, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, अब आज उसको नेशनल हेल्थ मिशन बोलते हैं। NRHM आने के टाइम पे केरला में हमें फंड की कमी आई। उन्होंने कहा ये तो पहले ही इन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया, इनका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इनका मेटल मोर्टेलिटी रेट, इनका पॉपुलेशन कंट्रोल, इनका डिजीज कंट्रोल, ये केरला तो बिल्कुल यूरोप के बराबर है। यहाँ तो एजिंग पॉपुलेशन है, यहाँ तो पॉपुलेशन भी बढ़ नहीं रही है, तो इन लोगों का मुकाबला कोई और स्टेट कैसे कर रही है, तो यूरोप के बराबर है। ये बात बिल्कुल सही है, मगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खड़ा किया उसको सस्टेन कैसे किया जाए, वो सस्टेन करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था। उस समय मैं स्वास्थ्य मंत्रालय में जाके लड़ता था कि हमें कुछ पैसा दीजिए ताकि हम सस्टेन कर सके जो हमने क्रिएट किया है। फॉर्चुनेटली उस समय भारत सरकार ने हमारी बात मानी और हमें इसका काफी फायदा मिला। NRHM के थ्रू हमने उन सब इंस्टीट्यूशंस को जिनको हमने बनाया था उस समय, उनको वापस हमने खड़ा किया, तो वो अभी तक आज तक चल रहा है और उसका फायदा हमें मिला है। तो मेरा ये कहना है कि ये शायद निवेश 1 साल या 2 साल में नहीं होगा। कोरोना वायरस में की वजह से निवेश होना शुरू हुआ, लोगों को इसकी महत्वता समझ में आई, मगर शायद हमारे केस में क्या हुआ कि हम बहुत साल पहले ये समझ चुके थे। ये 8, 10, 15, 20 साल के का निवेश है जो हमें आज फायदा कर रहा है। ये एक दिन में या 5 महीने में नहीं पहुंच सब। एक आखिरी सवाल ये है कि आपने कहा कि केरल में एलोपैथिक के अलावा आयुर्वेदिक, केरल का आयुर्वेदिक काफ़ी मशहूर भी है दुनिया भर में, वो भी सेंटर है। आपके यहाँ 90% लोग ठीक हुए हैं, उस 92% आप बता रहे हैं, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा रेट है ये। क्या इसमें ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का भी रोल है? मेरे ख्याल से होना चाहिए, क्योंकि इसका अभी तक कोई साइंटिफिक हमारे पास नहीं आया। मगर आप देखिए आयुष की जो गाइडलाइंस हैं, भारत सरकार की गाइडलाइंस हैं, और आज जो हम सब लोग मानते हैं, चाहे वो मीडिया की वजह से हो, चाहे जो भी खबरें आ रही है उसकी वजह से हो, हर आदमी ये कहता है कि गर्म पानी पीजिए, हर आदमी कहता है कि भाप लीजिए, हर आदमी कहता है हल्दी वगैरह को लीजिए, आप अदरक लीजिए, आप गर्म पानी का सेवन करेंगे तो अच्छा रहेगा, इससे हर वो चीज लीजिए जो इम्यूनिटी बढ़ाता है। पारंपरिक रूप से केरला में कोई भी ठंडा पानी नहीं पीता, फ्रिज का पानी कोई नहीं पीता, यहाँ उबला हुआ पानी ही पीते हैं शुरू से लोग, यहाँ के नेचर में है और कई सालों से पीते हैं लोग। ये लोग, इनके खान पान भी स्टाइल अलग है, इनका जो लोकल जो आयुर्वेदिक चीज है ये इनके मसालों में बहुत ज्यादा यूज होती है। वैसे भी केरला जो है स्पाइसेस की वजह से जाना जाता है, तो ये शायद हमारे यहाँ के केरला की जीवन शैली का एक भाग बन गया है, विच हो सकता है जिसकी वजह से हमें इम्यूनिटी का कुछ एडवांटेज जरूर मिला हो। आज के दिन अगर आप देखें तो एक भी पेशेंट हमारा क्रिटिकल बेड पे ICU पे नहीं है, जो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। हमने मीडिया में ये देखा कि तेलंगाना और कर्नाटक ने आपके राज्य के मॉडल को समझने का प्रयास किया। क्या उत्तर भारत के राज्यों ने भी आपसे संपर्क साधा कि आप क्या ऐसा कर रहे हैं? कुछ मंत्र बताइए। देखिए, ऐसा है, मेरे बहुत सारे मेरे जो कलीग्स हैं, मेरे बैचमेट्स हैं, अलग अलग प्रांतों में, कुछ लोग चीफ सेक्रेटरीज हैं, मुख्य सचिव हैं, कुछ लोग होम सेक्रेटरीज हैं, उनसे मेरी इनफॉर्मली फॉर्मली बात होती रहती है। अगर आप मुझसे पूछे कि केरला मॉडल क्या है, तो मैं कहूँगा जो कुछ मैंने अभी बताया उसका सम्मिश्रण है, सबका मिश्रित है। अगर आप कहें केरला मॉडल क्या है, तो मैं कहूँगा शायद नीचे से उठी हुई एक हेल्थ की परंपरा है, स्वास्थ्य की परंपरा है, जिसका फायदा हमें आज मिल रहा है। तो ये एक मॉडल हम नहीं कह सकते। अब आगरा मॉडल है या भीलवाड़ा मॉडल है,
केरला अगर आपने यात्रा की हो रवीश जी, तो आपको पता होगा कि यहाँ एक गांव से दूसरे गांव को आइसोलेट करना इम्पॉसिबल है। यहाँ आप कंटेनमेंट कर ही नहीं सकते। यहाँ पूरा केरला एक बहुत बड़ा शहर है, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है। ऐसी जगह में आप संक्रमण को कैसे रोकेंगे? ऐसी जब तक जागरूकता ना हो, जब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर उसके बराबर ना खड़ा हो, जब तक लिटरेसी ना हो, जब तक हेल्थ आपका स्टाफ या इंफ्रास्ट्रक्चर उसके बराबर ना पहुंच पाए, तो मेरे ख्याल से ये कुछ एडवांटेजेस हमको हैं जो दूसरे राज्यों में नहीं है। मगर एक फर्क और भी है, यहाँ अगर संक्रमण होता है तो उसको कवर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डेंसिटी पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, 1000 लोग पर स्क्वायर मीटर यहाँ किलोमीटर में रहते हैं, और एक गांव से दूसरे गांव को अलग नहीं किया जा सकता। म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत में कोई फर्क नहीं। इसीलिए वार्ड लेवल तक हम लोग गए हैं, जहां हमने लोगों को इस्तेमाल किया है ताकि वो इसमें सहभागिता कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया विश्वास मेहता साहब, केरल के बारे में एक आउटलाइन, एक खाका हमें बताने के लिए। ये बात आपके जवाबों से ये समझ में आई कि जो भी मॉडल है वो 30 जनवरी के बाद जब पहला केस आया था उसके बाद नहीं बना है। केरल ने 20 साल पहले ही जाने अनजाने में अपने स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना शुरू किया था। वो ढांचा उसका बचा हुआ रह गया, अन्य राज्यों की तुलना में फलता फूलता रहा, किसी तरीके से वो काम आ रहा है। प्लस जागरूकता, आबादी का घनत्व भी वहाँ पर ज़्यादा है, और इन सब चीज़ों को चलाने वाली एक व्यवस्था है जो नियमित रूप से कई तरह की टीम के साथ तालमेल करके चल रही है। उम्मीद करते हैं कि अभी तक जो आपको कामयाबी मिली है वो आगे भी बरकरार रहेगी। जब दूसरा तीसरा झोंका आने की बात कही जाती है उससे शायद केरल बच निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो आपने देखा कि केरल मॉडल के भीतर क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन वहां पर और उनके स्वास्थ्य मंत्री शैलजा टीचर और अधिकारियों का दल मिलकर कोविड-19 की लड़ाई को अंजाम दे रहा है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो निर्मला सीतारमण ने किस तरह के पैकेज की बात की है उसकी संक्षिप्त जानकारी पेश करेंगे।